हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 12वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का ही है। पेज नंबर 255 पे, 255 पे। अब इसमें देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, शाहबानो विवाद क्या था, संक्षेप में लिखिए। तो सन 1985 में एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का विवाद सामने आया था। उसने अपने अपने पहले पति से तलाक के बाद गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की। अदालत में एक एप्लीकेशन दी कि सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। तो ये शाहबानो जो मुस्लिम औरत थी, इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना। लेकिन पुरातनपंथी जो अपने मजहब को मानते हैं, मुसलमान ने अदालत ने के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप, बोले भाई हम नहीं मानेंगे ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। हमारा जो पर्सनल लॉ है, जो हमारा अपना कानून है, उसमें हस्तक्षेप माना है। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक से जुड़े अधिकार पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया। क्या, सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 86 पास करा लिया, कहाँ, संसद में, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठन, मुस्लिम महिलाओं की संस्था तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम का अल्पसंख्यक समुदाय की ओर दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण कहकर घोर निंदा की। ठीक है भाई। अब है उदारीकरण। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण के अंतर्गत व्यापार, उद्योग एवं निवेश पर लगे ऐसे प्रतिबंध को समाप्त किया जा रहा है जिनके फलस्वरूप व्यापार, उद्योग एवं निवेश के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। प्रतिबंध को समाप्त करने के अतिरिक्त विभिन्न करों में रियायत, सीमा शुल्क में कटौती तथा मात्रक प्रतिबंधों को समाप्त करने जैसे उपाय भी किए जा रहे हैं। साथ ही विदेशी निवेशकों को उनकी भौतिक एवं बौद्धिक संपदा तथा पेटेंट के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है तथा पूंजी एवं लाभ की पुनर्वापसी पर लगे प्रतिबंधों का शिथिल किया जा रहा है। तुमने बस ये लिखना है, उदारीकरण के अंतर्गत व्यापार, उद्योग, निवेश पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करना और बिना रोक टोक के स्वतंत्र प्रवाह करना। ठीक है, जैसे वैश्वीकरण था। अब सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी मजहब, पंथ अथवा संप्रदाय के लोगों द्वारा दूसरे संप्रदाय के लोगों के विरुद्ध भेदभाव या घृणा का रवैया अपनाना अथवा उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना सांप्रदायिकता कहलाता है। भारत में सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति के उत्पन्न होने के कोई दो कारण लिखिए। नंबर 1, मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता की प्रवृत्ति का होना। दूसरा है भारत में सांप्रदायिक दलों का उदय होना। कह रहा है भाई, सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने के कारण मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता की प्रवृत्ति का होना, भारत में सांप्रदायिक दलों का उदय होना। अच्छा भाई, दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच हेतु सरकार ने कौन सा आयोग उन्हें अपनी रिपोर्ट दी? बाबरी मस्जिद जांच हेतु सरकार ने पूर्व न्यायाधीश मनमोहन लिब्रन की अध्यक्षता में वाला लिब्रन आयोग नियुक्त किया। आयोग ने जून 2009 को सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो कौन सा था? लिब्रन आयोग। ठीक हुई।
अब देखो भाई, भारत में सांप्रदायिकता रोकने के लिए कोई 4 उपाय। नंबर 1, भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर गठित संगठनों तथा राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। दूसरा, चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता का पालन कठोरता से करवाया जाए। तीसरा, लोगों की सामाजिक व आर्थिक दशा में सुधार किया जाए, क्योंकि लोगों का पिछड़ापन भी सांप्रदायिकता का एक कारण है। चौथा है, स्कूलों तथा कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में धर्मनिरपेक्षता का विकास हो। इस संबंध में रेडियो और टेलीविज़न भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या है भाई, ये 4 कारण हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, भारत की नई आर्थिक नीति की 4 विशेषताएं। भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अर्थशास्त्रियों ने केवल आर्थिक उदारीकरण की नीति को ही मात्र सही विकल्प रूप में रास्ता माना, जिसके फलस्वरूप 1991 में भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति की घोषणा की। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने 24 जुलाई 1991 को संसद में अपनी नई आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति की घोषणा की। आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति की घोषणा की हुई। अब देखो भाई, पहला पॉइंट है, लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति की नीति के अनुसार। क्या है, लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति की नीति के अनुसार केवल 18 उद्योग और कोयला, पेट्रोलियम, चीनी, मोटरकार, सिगरेट, अखबारी कागज इत्यादि को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब 18 उद्योग, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि को छोड़कर अखबारी कागज अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना जारी होगा। पहले से स्थापित उद्योगों के प्रसार के लिए नई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। जिसके पास पहले से ही लाइसेंस है, उसको दोबारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, लघु उद्योगों में बनाई जाने वाली वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करने की नीति जारी रहेगी। लघु उद्योगों में बनाई जाने वाली वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करने की नीति जारी रहेगी। तीसरा है, भारतीय उद्योगों को कानूनी तथा प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। भारतीय उद्योगों को कानूनी तथा प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। चौथा है, कुछ उद्योगों में तकनीकी तथा मशीन बाहर से मंगवाने के लिए आयात नीति का अधिक उदार बनाए। मतलब आयात जो होगा वो नीति वो नरम होगी। अच्छा भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंडल आयोग का गठन कब हुआ और आयोग की सिफारिश। केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया, 78 में, जिसमें जिम्मा पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने में उपाय बताने का सौंपा। आज़ादी के बाद यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। आमतौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद। अब देखो भाई, इसकी क्या क्या शर्त थी। 3 सरकारी शोबे। नंबर 1, पिछड़े वर्गों की पहचान की कसौटी तय करना। पिछड़े वर्गों की पहचान की कसौटी तय करना। दूसरा है, इन वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना। इन वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना। तीसरा है, पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार के उपाय सुझाना। क्या है भाई, जो पिछड़े वर्ग है उसकी स्थिति में सुधार के उपाय सुझाना। मंडल आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट पेश की। 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट पेश की। तो भाई, ये जो आयोग बना था ये इसलिए बना था कि भाई ये पता लगाया जाए भाई कौन सी
जाति आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है और कमज़ोर है, तो उसकी सहायता के लिए एक ये मंडल आयोग बनाया गया और उसने ये पता लगाया भाई इस वर्ग के लोग कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं हैं। ठीक है भाई। ओके।